हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MOS क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश NCERT की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 10 द चेरी ट्री के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। रीडिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160 पे दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस इन द स्टोरी। यहाँ पर हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। टोटल कितने इवेंट्स हैं? टोटल ये 10 इवेंट्स है। हमें इनको सही ऑर्डर में लगाना है स्टोरी के अकॉर्डिंग, के कौन सा इवेंट पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से। 2 हैव बीन डन फॉर यू। 2 यहाँ पर इवेंट्स हमें ऑलरेडी बताए गए हैं, जैसे कि ये बताया गया है, जो यहाँ जो 3rd नंबर पे है बताया गया है कि स्टोरी के हिसाब से इसका जो इवेंट है वो 5वें नंबर पे आएगा, इसकी अकरेंस, यानी ये 5वें नंबर पे हुआ। और इसके अलावा क्या बताया गया है, ये वाला कि ये 1st नंबर पे हुआ। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि 2 ऑलरेडी हमारे लिए आंसर दिए गए हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ आपको शेयर भी करना है। तो जैसा कि ये ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये वाला जो इवेंट है ये सबसे पहले हुआ, 1st नंबर पे हुआ। क्या है ये इवेंट? राकेश पेरेंट्स ग्रू मेज राइस एंड बार्ले इन अ विलेज। तो मेज़ हो गया मक्का, राइस हो गया चावल, बार्ली हो गया आपका जौ। तो राकेश के जो पेरेंट्स थे वो मक्का, चावल और जौ की खेती करते थे गांव में। तो ये पहला इंसिडेंस है, मतलब जो अक्रेंस में अगर हम देखेंगे ऑर्डर में सबसे पहले ये आएगा अकॉर्डिंग टू स्टोरी। अब इसके बाद ये सारे हमने आपको यहाँ पर जो पूरा ऑर्डर है वो लिख दिया है। तो 1st नंबर पे तो हमने देख ही लिया था, ये 1st नंबर पे हुआ था। 2nd नंबर पे क्या हुआ, जो यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर भी सेकंड दिया गया और ये इसका ऑर्डर भी 2nd ही है। राकेश वॉज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी, यानी कि राकेश को मसूरी में उसके ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए भेजा गया था। इसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा इवेंट हुआ, ये वाला, राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज एंड एट मोस्ट ऑफ देम। यानी राकेश ने चेरीज का कुछ बंच, मतलब कुछ गुच्छा खरीदा था और उसमें से ज़्यादातर चेरी उसने खा ली थी। ये हुआ 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे ये वाला इवेंट है, राकेश केप्ट रोलिंग द लास्ट चेरी सीड इन हिज माउथ। जैसा कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था कि जो लास्ट चेरी सीड उसके माउथ में था वो मुंह में रख के उसको घुमाता जा रहा था, क्योंकि वो उसको मतलब जैसे टेस्ट ले रहा था उसका अच्छे से। तो ये हुआ 4th नंबर पे। 5th नंबर पे कौन सा हुआ, ये ऑलरेडी हमें दिया गया है, ये वाला इवेंट, राकेश प्रेस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब। राकेश ने अपने थंब की मदद से जो चेरी सीड था उसको एक सॉफ्ट सॉइल में गार्डन में दबा दिया था। ये हुआ 5वें नंबर पे। 6th नंबर पे कौन सा होगा, ये वाला इवेंट, राकेश स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द चेरी ट्री एंड सराउंडेड इट विथ पेबल्स। राकेश ने चेरी ट्री के ऊपर पानी स्प्रिंकल किया था, पानी छिड़का था और उसके चारों तरफ पेबल्स यानी कि कह सकते हैं कंकड़े पत्थर लगा दिए थे। ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे कौन सा इवेंट होगा, ये वाला, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री। राकेश ने देखा कि एक छोटी सी जो अच्छे से जिसकी रूट्स बन गई थी, जिस ट्विग की टहनी की, वो अब ग्रो होकर एक चेरी ट्री बन गया था। ठीक है। अब 8वें नंबर पे क्या आता है, देखिए ये वाला इवेंट, अ गॉट एंटर द गार्डन। एक बकरी गार्डन में घुस आई थी एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द यंग चेरी ट्री। और उस बकरी ने क्या किया, उस छोटे से यंग चेरी ट्री के सभी पत्तियों को खा लिया था। ये इवेंट हुआ 8वें नंबर पे। इसके बाद 9th नंबर पे क्या हुआ, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्रीज वर टफ। यानी ग्रैंडफादर ने राकेश को बताया था कि जो चेरी ट्री होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इवेंट हुआ 9वें नंबर पे। और सबसे लास्ट में कौन सा इवेंट आएगा, ये वाला, देखिए, द चेरी ट्री ग्रू क्विकली आफ्टर द रेन्स अराइव्ड अर्ली। जब बारिशें जल्दी आ गई तो चेरी ट्री जल्दी ग्रो हो गया, जल्दी उसमें मतलब वो बढ़ गया। तो ये वाला इवेंट हुआ 10th नंबर पे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए, डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव। आपको क्या लगता है कि जो चेरी ट्री है वो बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा? वाई डू यू थिंक सो। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, यानी जो भी आपका आंसर है आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो बाद में तो हमने ये पढ़ा ही था कि चेरी ट्री बच गया था, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी अभी, ये जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं ये सिर्फ यहाँ तक की स्टोरी के हिसाब से था जो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि वो बचेगा कि नहीं, वो तो हमने बाद में देखा। तो अभी हमारा जो आंसर है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा कि अभी तक जो हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ी थी तो उस हिसाब से ये चेरी ट्री सर्वाइव करेगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यस,
आई थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव, यानी कि मुझे लगता है कि चेरी ट्री बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज द रूट, मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज आर स्टिल सीमिंग हेल्दी, क्योंकि इसकी रूट यानी कि जड़ें जो होती हैं और उसका जो मेन स्टेम है, जो उसका मुख्य तना है, और उसकी जो ब्रांचेज है यानी टहनियाँ हैं, वो अभी भी हेल्दी लग रही हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चेरी ट्री है ये बच जाएगा, और बाद में ये बच भी गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 164 पे है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का जो पार्ट 2 हमने रीड किया उसके हिसाब से, उनके बेसिस पे हमें ये जो टेबल दी गई है इसको कंप्लीट करना है। अब ये पार्ट 2 क्या है, देखिए जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन आपको समझाए, इनके आंसर अभी आपको समझाए ना, ये पूरा ऑर्डर में लिख कर दिखाया, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था स्टोरी का पार्ट 2 यहाँ से कंटिन्यू हो गया, तो जो हमने पूरा आपको समझाया भी था, तो इसी को यहाँ पर ये पार्ट 2 कहा गया कि इसी के बेसिस पर हमें वो टेबल कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया गया है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ शेयर करने को भी बोला गया है। अब यहाँ पर ये तो कोस दिया गया है, यानी जो भी घटना हुई, और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ वो यहाँ इस कॉलम में दिया गया है। अब ये पहला पार्ट हमें यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है, मतलब इसका आंसर दिया गया है। अ वुमेन कट द चेरी ट्री वाइल कटिंग ग्रास, तो जैसा कि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी देखा था कि एक महिला थी, एक वुमेन थी जो कि घास काट रही थी, और उसके साथ उसने चेरी ट्री को भी काट दिया था। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ था वो यहाँ पर बताया गया, ग्रैंडफादर स्कोल्डेड द वुमेन, ग्रैंडफादर ने उस वुमेन को डांटा था। के बाद सेकंड पार्ट में हमें इफेक्ट दिया गया है और कोज यहाँ पर लिखना है। इफेक्ट क्या है, राकेश वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर व्हेन ही केम बैक, जब राकेश वापस आया तो वो पतला था लेकिन स्ट्रॉन्गर था, मजबूत था। तो इसका कोज क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कोज, इसका कारण है राकेश हैड ग्रोन, कि राकेश अब बड़ा हो गया था, और इसी का इफेक्ट ये था कि राकेश पतला था लेकिन स्ट्रॉन्गर था। अब इसके बाद नेक्स्ट कोज क्या दिया गया है, अ हेयरी कैटरपिलर स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री, यानी कि एक हेयरी कैटरपिलर ने जो चेरी ट्री की लीव्स थी उनको खाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पर हमने लिखा है, राकेश इमीजिएटली रिमूव्ड इट सेइंग कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, यानी कि जो कैटरपिलर था जब वो चेरी ट्री की पत्तियाँ खा रहा था तो राकेश ने उसको वहाँ से हटा दिया था, और उससे क्या कहा था कि जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे तब वापस आना। और हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कैटरपिलर होते हैं यही आगे ग्रो होकर बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो राकेश ने उसको वहाँ पत्तियों से हटा दिया, चेरी ट्री से हटा दिया, और उसको कहा कि जब तुम एक तितली बन जाओगे, जब बटरफ्लाई बन जाओगे तब वापस आना। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें इफेक्ट दिया गया है और उसका कारण यानी कोज बताना है। इफेक्ट क्या है, राकेश एंड ग्रैंडफादर गेस्ड एट द ट्री एज दो इट वॉज अ मिरेकल, यानी कि राकेश और ग्रैंडफादर लगातार देखे जा रहे थे उस चेरी ट्री को जैसे कि वो कोई जादू हो, यानी जैसे कोई जादू हो गया हो, इस तरीके से वो चेरी ट्री को देखे ही जा रहे थे। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण यहाँ पर हमने लिखा है, दे प्लांटेड द चेरी ट्री देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही ये चेरी ट्री लगाया था, एंड टुक केयर ऑफ इट थ्रू आउट इट्स जर्नी फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट, और इस चेरी ट्री का जो ये सफ़र था कि वो एक सीड से एक प्लांट तक का उसका जो सफ़र था उसमें पूरा उन्होंने उसका ध्यान रखा था। और अब वो उसको देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि उस पर जैसे फूल निकल आए थे, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे जैसे कोई मिरेकल हो गया हो। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पर कोज दिया गया है, कारण और उसका इफेक्ट हमें बताना है। राकेश टेस्टेड वन ऑफ द स्मॉल चेरीज ड्यूरिंग समर, अब चेरी ट्री पर जो चेरी निकल आई थी, राकेश ने गर्मियों के दिनों में समर में उस चेरी ट्री की कुछ चेरीज को टेस्ट किया था, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा था, राकेश स्पेट द चेरी आउट एज इट वॉज टू सोर, क्योंकि वो चेरी इतनी खट्टी थी तो राकेश ने तुरंत उसे मुंह से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 164, 165 और 166 पे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर हमें इस चैप्टर से, इस स्टोरी से रिलेटेड 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, हमें उन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ना है और उन एक्सट्रैक्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं, हैव अ चेरी ग्रैंडफादर ही सेड, यानी कि राकेश ने अपने ग्रैंडफादर से कहा था कि आप चेरी खाइए, क्योंकि वो चेरी लेकर आया था।
एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा था उसने उनसे कहा कि आप चेरी खाइए। ग्रैंडफादर टुक वन चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू। ग्रैंडफादर ने एक चेरी उससे ली और खा ली, और उसके पास अभी 2 चेरी और थी। राकेश ने फटाफट से वो 2 चेरी भी खा ली। अब उसके बाद देखिए, ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। अब उसके मुंह में ना एक बीज था, अभी एक 2 चेरी उसने खाई, एक बीज उसके मुंह में था और वो उसी को अब थोड़ा कह सकते हैं उसका टेस्ट लेता जा रहा था। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन। जब तक उसका टेस्ट पूरा ख़त्म नहीं हो गया ना, तब तक वो अपने मुंह में उसको जीभ से घुमाता रहा। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। फिर जब वो बीज था उसको उसने फिर अपने फाइनली अपने पाम अपनी हथेली पे रखा और उसको ध्यान से देखने लगा, स्टडी करने लगा। तब उसने क्या पूछा अपने दादाजी से, आर चेरी सीड्स लकी आस्क्ड राकेश। राकेश ने पूछा क्या चेरीज के जो बीज होते हैं क्या ये लकी होते हैं? दादाजी ने क्या कहा, ऑफ कोर्स बिल्कुल होते हैं। तब राकेश ने कहा देन आई विल कीप इट, तो मैं इसे रख लेता हूँ। तब दादाजी ने क्या कहा, देखिए, नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, यानी कि अगर तुम ऐसे ही किसी चीज़ को रख दोगे तो फिर वो लकी नहीं है। इफ़ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, तो अगर तुम्हें इससे कुछ लक चाहिए तो इसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा। ये सीड ऐसे लकी नहीं बन जाएगा तुम्हारे लिए, इसको तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, तब ये तुम्हारे लिए लकी बनेगा। अब इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया गया, देखिए, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विद अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि हमें जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें एक अंडरलाइन फ्रेज है। जैसे देखिए अंडरलाइन नज़र आ रहा है ना आपको, ये अंडरलाइन जो फ्रेज है ना, इसको हमें रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है एक वर्ड से। और वो वर्ड हम कहाँ से लेंगे, इसी एक्सट्रैक्ट में से हमें वो वर्ड लेना है। मतलब सेम होना चाहिए, बस इस अंडरलाइन फ्रेज की जगह हमें कोई और वर्ड यूज़ करना है इस एक्सट्रैक्ट से लेके, और जिससे कि सेंटेंस का मतलब वही रहे। तो अब ज़रा हम इसको पढ़ते हैं। द खो खो कैप्टन चेंज हर स्ट्रेटजी। जो खो खो कैप्टन थी उसने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया। क्विकली एंड विदाउट डिले, मतलब फटाफट से उसने अपनी स्ट्रेटजी को बदला बिना देर किए। व्हेन अ न्यू प्लेयर केम इन फ्रॉम द अपोजिंग टीम, जब अपोजिंग टीम से, जब विरोधी टीम से एक नया खिलाड़ी आ गया, तो जो खो खो की कैप्टन, जो खो खो टीम के जो कैप्टन थे उसने अपने जो स्ट्रेटजी थी उसको बदल दिया। तो यहाँ पर क्विकली एंड विदाउट डिले की जगह हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्टली, जो कि यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। इसी एक्सट्रैक्ट में से हमने ये लिया है। देखिए यहाँ पर ये प्रॉम्प्टली आया ना, यानी फटाफट से बिना देर किए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्विकली एंड विदाउट डिले की जगह लिख देंगे प्रॉम्प्टली। सेंटेंस का वही मतलब रहेगा। द खो खो कैप्टन चेंज्ड हर स्ट्रेटजी, यानी कि खो खो कैप्टन ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली प्रॉम्प्टली, फटाफट से। व्हेन अ न्यू प्लेयर केम इन फ्रॉम द अपोजिंग टीम, जब अपोजिंग टीम से कोई नई प्लेयर आई तो जो खो खो टीम की जो कैप्टन थी उसने अपनी स्ट्रेटजी फटाफट से चेंज कर ली बिना देर के। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रॉम्प्टली। और आप ये याद रखिएगा कि चाहे आप ये कहें क्विकली एंड विदाउट डिले, चाहे आप इसकी जगह प्रॉम्प्टली लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। अब आते हैं इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट डज राकेश एक्शन ऑफ रोलिंग द चेरी सीड इन हिज माउथ मोस्ट लाइकली सजेस्ट अबाउट हिज मूड एट दैट मोमेंट, यानी कि जो राकेश था उसने वो चेरी का सीड अपने मुंह में रख लिया था, उसको रोल करता जा रहा था, घुमाता जा रहा था, उसका टेस्ट लेता जा रहा था। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय राकेश का जो मूड था वो कैसा था। अब 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन देखते हैं, ही इज़ फीलिंग इम्पेशेंट एंड रेस्टलेस, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड, ही इज़ एन्जॉइंग द टेस्ट एंड द मोमेंट, यानी वो उस चेरी सीड के टेस्ट को भी इंजॉय कर रहा था और वो उन क्षणों को, उन पलों को भी इंजॉय कर रहा था, उस मोमेंट को भी इंजॉय कर रहा था। यही ऑप्शन सही होगा। हमने यहाँ लिखा भी आंसर में ऑप्शन बी, ही इज़ एन्जॉइंग द टेस्ट एंड द मोमेंट। सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ही इज़ बोर्ड एंड हैज़ नथिंग बेटर टू डू, वो बोर हो गया था और कुछ करने के लिए नहीं था, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ही इज़ थॉटफुल एंड फीलिंग प्लेफुल, वो कुछ सोच रहा था या प्लेफुल, तो मतलब कुछ प्लेफुल फीलिंग में था, ऐसा भी कुछ नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही इज़ एन्जॉइंग द टेस्ट एंड द मोमेंट। अब इसके बाद इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली विद रेफरेंस टू राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि इसमें राकेश और उसके ग्रैंडफादर के जो इनके रिलेशन है वो हमें यहाँ पर समझ में आए कि बीच में इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, राकेश डिसीजन टू प्लांट द सीड शोज दैट,
राकेश ने जो ये डिसीजन लिया कि वो उस चेरी सीड को, चेरी के बीज को ज़मीन में गाड़ देगा, डाल देगा, ये क्या दिखाता है? जब हमने चैप्टर को रीड किया था तो उसमें आपको समझाया था, ये हमने पढ़ा था कि ग्रैंडफादर ने राकेश से कहा था कि ये जो चेरी सीड है इसको तुम ज़मीन में गाड़ दो, और राकेश ने वैसा ही किया था। तो इससे क्या समझ आता है? यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है। हे दैट के बाद यहाँ पर क्या लिखना वो हम देख रहे हैं। ही रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज हिज ग्रैंडफादर्स एडवाइस, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, ही हैज़ अ क्लोज बॉन्ड विद हिज ग्रैंडफादर एंड अ विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम हिम, यानी उसका एक बहुत ही क्लोज, एक मजबूत रिलेशन था, संबंध था अपने ग्रैंडफादर के साथ, और वो उनसे सीखने की उसकी इच्छा थी कि वो सीखना चाहता था अपने दादाजी से। देखिए पहला जो ऑप्शन है ना, ये भी गलत नहीं है, ये ऑप्शन भी अपनी जगह पर सही है कि वो अपने ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट करता है, उनकी वैल्यूज़ की, उनकी जो एडवाइस है उसकी भी वो वैल्यू रखता है। लेकिन जो ज़्यादा सुटेबल आंसर यहाँ लग रहा है वो ये सेकंड पार्ट वाला है, क्योंकि हम एक ही लिख सकते हैं ना, दोनों तो लिख नहीं सकते। तो दैट के बाद आप क्या लिखेंगे? ही हैज़ अ क्लोज बॉन्ड विद हिज ग्रैंडफादर एंड अ विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर आंसर में हमने यही लिखा है, तो आपको यही चीज़ यहाँ ब्लैंक स्पेस में फिल करनी है कि जो इसने डिसीजन लिया राकेश ने कि वो चेरी सीड को ज़मीन में गाड़ देगा, दबा देगा, इससे हमें ये पता चलता है कि उसका क्लोज बॉन्ड था अपने ग्रैंडफादर के साथ और वो उनसे सीखना चाहता था। और ग्रैंडफादर ने ही राकेश से कहा था कि ये जो चेरी सीड है इसको ज़मीन में गाड़ दो, तो उसने अपने ग्रैंडफादर की बात को माना। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड चौथा यानी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द ग्रैंडफादर्स एडवाइस रिफ्लेक्ट हिज व्यू अबाउट लक एंड एफर्ट, यानी कि ग्रैंडफादर ने जो एडवाइस दी थी राकेश को कि बीज अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसको कुछ यूज़ करना पड़ेगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रैंडफादर की सोच क्या थी, उनका व्यू क्या था लक के बारे में और एफर्ट के बारे में। तो इसके आंसर में देखिए हमने क्या लिखा। द ग्रैंड फादर्स एडवाइस रिफ्लेक्ट दैट ही कंसिडर्स एफर्ट्स एज समथिंग दैट इज़ इन ह्यूमन कंट्रोल, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि दादाजी ने जो एडवाइस दी थी, इससे हमें यह पता चलता है कि वो ये समझते थे कि जो एफर्ट्स होते हैं, प्रयास करना जो होता है, ये इंसान के कंट्रोल में होता है। और उसके बाद देखिए वाइल लक इज़ नॉट, यानी कि दादाजी की सोच ये थी कि जो एफर्ट्स है वो तो इंसान के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जो लक होता है, वो भाग्य जो होता है, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम राकेश शुड नॉट बी ओनली डिपेंडेंट ऑन लक, यानी कि उनका ये मानना था कि राकेश को सिर्फ अपने भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ही मस्ट मेक सम एफर्ट टू अचीव समथिंग और मेक थिंग्स ग्रो, यानी कि उसे कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर उसे कुछ नया अचीव करना है, कुछ ग्रो करना है, कुछ चीज़ों को यानी उसे कुछ हासिल करना है, तो उसको एफर्ट करने पड़ेंगे। फॉर ग्रैंडफादर एफर्ट इज़ द सीड एंड लक इज़ द रेन, ग्रैंडफादर के लिए एफर्ट सीड था, यानी कि जब आप प्रयास करते हो तो इसका मतलब आप बीज बोते हो, और जो लक होता है वो आप एक रेन की तरह होता है, पहले आपको एफर्ट करने होते हैं, उसके बाद आप लक की बात कर सकते हो। अब आगे देखिए, वी नीड बोथ टू ग्रो समथिंग बट नो हार्वेस्ट कैन कम विदाउट प्लांटिंग, तो उनका ये मानना था कि आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, आपको पहले एफर्ट भी करने पड़ेंगे, उसके बाद लक आपका साथ देगा, आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप प्लांटिंग ही नहीं करेंगे, जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आप बीज ही नहीं बोएंगे, तब तक कुछ होगा कैसे? अगर रेन हो भी जाएगी, अगर बीज ही नहीं बोया होगा तो वो रेन का भी क्या फ़ायदा होगा? विच मीन्स नथिंग कैन चेंज विदाउट पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट, तो उनका ये मानना था कि आप बिना एफर्ट्स के कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप बिना प्रयासों के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं। विंटर केम अर्ली, यानी कि सर्दियाँ जल्दी आ गई थी। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, और बर्फ़ के दबाव की वजह से चेरी ट्री थोड़ा नीचे झुक गया था। उसके अलावा फील्ड माइस सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, और जो ये खेत के जो चूहे होते हैं, ये अब इनकी जो कॉटेज थी दादाजी की, उसकी छत में जाकर वो चले गए थे शेल्टर लेने के लिए, रहने के लिए। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक, और घाटी से जो इनकी रोड आती थी इनके यहाँ तक, वो भी ब्लॉक हो चुकी थी। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर, कई दिनों तक न्यूज़पेपर भी नहीं आया। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। ये सब हमने रीडिंग वीडियो में आपको समझाया था। हिज स्टोरीज बिगिन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, अब वो जो स्टोरी सुना रहे थे उनकी एंडिंग भी अब हैप्पी नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। इन फेब्रुवरी इट वॉज राकेश बर्थडे, फरवरी में राकेश का बर्थडे आया। ही वॉज 9, अब वो 9 साल का हो चुका था। एंड द ट्री वॉज 4, अब जो चेरी ट्री था वो 4 साल का था। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन अब यहाँ पर ये बताया गया कि राकेश अब 9 साल का हो गया था, चेरी ट्री 4 साल का था, लेकिन उसके बावजूद
चेरी ट्री जो था वो राकेश के जितना ही लगभग लंबा हो चुका था, यानी चेरी ट्री की हाइट लगभग राकेश की हाइट के बराबर हो चुकी थी। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फ्रेज, ये जो फ्रेज है अ फील्ड माइस सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, ये जो खेत के चूहे थे ये शेल्टर लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए कॉटेज की छत पे चले गए थे। सजेस्ट दैट, इससे आपको क्या पता चलता है, दैट के आगे आप क्या लिखेंगे वो यहाँ है। सजेस्ट दैट द फुट हिल हैड अ हैवी स्नोफॉल, यानी कि जो पहाड़, यहाँ ये जो जगह थी जहाँ पर ये रहते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। फुट हिल को हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं पहाड़ी की तलहटी, जो पहाड़ियों के निचले स्थान होते हैं, ठीक है। द फुट हिल हैड अ हैवी स्नोफॉल विच कवर्ड द माइस होल्स, जिनकी वजह से चूहों के जो ये होल होते हैं जिनमें ये रहते हैं वो बर्फ़ से ढक गए थे। एंड ऑल्सो इट वॉज फ्रीजिंग आउटसाइड, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। दैट इज़ वाई द फील्ड माइस सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, जिसकी वजह से जो खेतों के चूहे थे ये आश्रय लेने के लिए, रहने के लिए कॉटेज की जो छत थी वहाँ पर चले गए थे। तो यहाँ ये जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आप ये पूरा आंसर लिखेंगे। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चेरी ट्रीज टफनेस फ्रॉम द लाइन द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, यानी जो लाइन हमने पढ़ी कि बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ के दबाव की वजह से चेरी ट्री नीचे की तरफ झुक गया था। इससे हमें चेरी ट्री की टफनेस के बारे में, उसकी मजबूती के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन द वेट ऑफ द ट्री वॉज मोर देन द स्नो, ये तो सही नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, द ट्री कुड विथस्टैंड हार्श वेदर, विथस्टैंड होता है मुकाबला करना, डटे रहना, यानी ये जो चेरी ट्री था ये इतने मुश्किल वेदर में भी, हार्श वेदर में भी उसका मुकाबला कर सकता था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ये हमने लिखा भी ऑप्शन बी, द ट्री कुड विथस्टैंड हार्श वेदर। इससे हमें ये पता चलता है कि इतनी बर्फ़ पड़ रही थी, उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ थी, वो थोड़ा झुक गया था लेकिन फिर भी डटा हुआ था। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे तो सही ऑप्शन पता चल गया, बी है। सी ऑप्शन देखिए, द ट्री वॉज ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन द स्नो गेव सपोर्ट टू द ट्री, के जो स्नो थी वो ट्री को सपोर्ट कर रही थी, ये भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर अब हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ डिड द अर्ली विंटर अफेक्ट ग्रैंडफादर्स मूड एंड स्टोरी टेलिंग, यानी जो विंटर पहले ही आ गया था, अर्ली विंटर आ गया था, इतनी बर्फ़ पड़ गई थी, इससे ग्रैंडफादर के मूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी, वो जो राकेश को स्टोरी सुनाया करते थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, ग्रैंडफादर वॉज रियली फॉन्ड ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद था। ही मेड राकेश रीड हिम द न्यूज़पेपर वंस ही इज़ डन टेलिंग हिम स्टोरीज ऑफ एनिमल्स एंड घोस्ट्स इन द फॉरेस्ट। अब वो पहले क्या करते थे, पहले तो वो राकेश को स्टोरीज सुनाते थे एनिमल्स की और घोस्ट की, या कि फॉरेस्ट में ये घोस्ट होते हैं उनकी स्टोरीज या एनिमल्स की स्टोरीज, और स्टोरीज सुनाने के बाद वो राकेश को कहते थे कि अब तुम मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ो। ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी। व्हेन ही कुड नॉट एक्सेस वन फॉर सेवरल डेज, यानी कि अब उनके पास कोई कई दिनों तक कोई न्यूज़पेपर नहीं था। यहाँ पर जो लिखा है ना, व्हेन ही कुड नॉट एक्सेस वन फॉर सेवरल डेज, यानी कई दिनों तक उनको एक भी न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिला। इट मेड हिम क्रैंकी, जिससे वो चिड़चिड़े हो गए, एंड फ्रस्ट्रेटेड, और मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, निराश हो गए। ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज सैडनेस थ्रू हिज स्टोरीज, और जो वो स्टोरी सुनाते थे अब वो उसमें अपनी सैडनेस को, अपने दुख को व्यक्त करते थे, प्रकट करते थे। ही वॉज सैड एंड सो वर हिज स्टोरी एंडिंग्स, अब क्योंकि वो सैड थे तो अब वो जो स्टोरी सुनाते थे उन स्टोरीज की एंडिंग भी अब सैड होने लग गई, दुखी होने लग गई। तो ये सब इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा था क्योंकि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे थे बर्फ़ पड़ने की वजह से। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है और 2 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। सेंटेंस देखते हैं, द कंपैरिजन ऑफ राकेश एज टू द चेरी ट्रीज एज सिम्बलाइजेज डैश, यानी कि राकेश की एज और चेरी ट्री की एज को जो कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है इस चैप्टर में, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, किस चीज़ को दिखाता है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, द ट्रीज ग्रोथ पैरेललिंग
राकेश ऑन डेवलपमेंट, यानी कि जो इन दोनों की एज बताई गई है उनको कंपेयर किया गया है। ये इसलिए किया गया कि ताकि ये दिखाया जा सके कि जो ट्री की ग्रोथ हो रही है वो भी जैसे जैसे राकेश बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ट्री भी बड़ा हो रहा है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, द ट्री स्टैंडिंग एज अ डियर वन ऑन राकेश बर्थडे, क्या ये दिखाने के लिए है कि जो ट्री है वो राकेश के बर्थडे पर एज अ डियर वन खड़ा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जो सही ऑप्शन है वो होगा ये पहले वाला ऑप्शन, द ट्रीज ग्रोथ पैरेललिंग राकेश ऑन डेवलपमेंट। तो यहाँ आंसर में यही, ये जो ब्लैंक स्पेस है ना इसमें आप यही लिखेंगे, द ट्रीज ग्रोथ पैरेललिंग राकेश ऑन डेवलपमेंट। यानी दोनों की एज को कंपेयर इसलिए किया गया है ताकि जैसे जैसे राकेश बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ट्री की जो ग्रोथ हो रही है वो भी उसके समानांतर उसके कंपैरिजन में उसको दिखाया जा सके। अब इसके बाद हमसे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाई डिड राकेश पेरेंट्स सेंड हिम टू मसूरी, यानी कि राकेश के पेरेंट्स ने राकेश को मसूरी क्यों भेजा? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं थे। सो राकेश पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड हिम टू हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी टू स्टडी, तो इसलिए राकेश के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो राकेश को मसूरी में उसके दादाजी के पास भेज देंगे पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके खुद के गाँव में कोई स्कूल नहीं था। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड राकेश लेट द प्रेइंग मैंटिस रिमेन ऑन द ब्रांच ऑफ द चेरी ट्री। जैसा कि चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था कि चेरी ट्री के ऊपर आके एक प्रेइंग मैंटिस, जो एक तरह का कीड़ा कह सकते हैं, इंसेक्ट कह सकते हैं, वो इंसेक्ट आकर बैठ गया था। तो राकेश ने उसे हटाया नहीं, उसको चेरी ट्री के ऊपर बैठे रहने दिया। इसका क्या रीज़न है वो हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है राकेश लेट द प्रेइंग मैंटिस रिमेन ऑन द ब्रांच ऑफ द चेरी ट्री, यानी कि राकेश ने उस प्रेइंग मैंटिस को, उस इंसेक्ट को चेरी ट्री की ब्रांच पे रहने दिया, एज इट वॉज द फर्स्ट विजिटर ऑफ चेरी ट्री, क्योंकि ये जो प्रेइंग मैंटिस था, ये जो इंसेक्ट था, ये चेरी ट्री का पहला मेहमान था, जो पहली बार उस पर कोई इंसेक्ट आया था, इसलिए उसने उसे बैठा रहने दिया उसके ऊपर। विच मीन्स बिफोर दिस देयर वॉज नो इंसेक्ट ऑन द चेरी ट्री। इससे हमें यह पता चलता है, इसका ये मतलब है कि इस प्रेइंग मैंटिस से पहले और कोई इंसेक्ट उस चेरी ट्री पर नहीं आया था। तो राकेश ने कहा ठीक है, तुम पहले मेहमान हो इस चेरी ट्री के, तो तुम इस पर बैठे रहो। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ लाइफ इन द हिमालयन फुट हिल्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। यानी हिमालय के जो फुट हिल्स है, हिमालय में जो तलहटियों वाली जगह हैं, यहाँ पर किस तरीके की लाइफ होती है जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, लाइफ इन द हिमालयन फुट हिल्स इज़ पीसफुल। तो हिमालयन फुट हिल्स में जो लाइफ होती है वो शांति से भरी होती है, पीसफुल होती है। क्लोज टू द नेचर, यानी कि नेचर के क्लोज होती है। एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ, और सिटी लाइफ से काफ़ी अलग होती है। द व्यूज़ फ्रॉम द वुडन हाउसेज एंड कॉटेजेस आर सेरीन एंड द एयर इज़ थिन एंड फ्रेश, यानी कि जब ये लकड़ी के बने हुए घरों से, लकड़ी की बनी हुई कॉटेजेस से जब आप इनकी यहाँ से बाहर देखते हैं तो आपको बड़े ही सुंदर दृश्य नज़र आते हैं। यहाँ की हवा थोड़ी थिन होती है और फ्रेश होती है। दो द सॉइल ऑन द फुट हिल्स डज नॉट सपोर्ट हार्वेस्टिंग एज इट इज़ टू स्टोनी, लेकिन जो हिमालय के जो फुट हिल्स होते हैं यहाँ पर जो इनकी जो सॉइल होती है वो बड़ी स्टोनी होती है, पथरीली ज़मीन होती है, तो ये हार्वेस्टिंग को सपोर्ट नहीं करती, खेती बाड़ी को इतना सपोर्ट नहीं करती। देयर आर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज एज द ड्राई एंड कोल्ड विंड्स ऑब्स्ट्रक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रूट ट्रीज भी नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राई और ठंडी हवाएं चलती हैं वो वेजिटेशन की ग्रोथ को रोकती है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। बट देयर आर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार ट्रीज ऑन द स्लोप्स, लेकिन इनकी जो ढलानें होती हैं उन पर ज़रूर ओक के फॉरेस्ट मिल जाते हैं और देवदार के फॉरेस्ट मिल जाते हैं इनकी ढलानों पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट माइट राकेश मीन व्हेन ही सेज इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कि स्टोरी के एंड में जो राकेश ये बात कहता है कि क्या भगवान होने की, परमेश्वर होने की फीलिंग यही होती है, तो इससे राकेश का क्या मतलब है ये हमें बताना है, उसने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर देखते हैं, राकेश वॉज वेरी मच अटैच्ड विद द चेरी ट्री ही प्लांटेड, यानी कि राकेश ने जो ये चेरी ट्री प्लांट किया था, जो ये उसने उगाया था, उससे वो बहुत अटैच था, बहुत जुड़ा हुआ था। ही वॉज टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल केयर ऑफ इट, यानी वो जितना उसकी केयर कर सकता था वो उतनी उसकी केयर कर रहा था। एंड वॉज होपिंग ऑफ इट टू थ्राइव इन टू अ बिग स्ट्रॉन्ग ट्री, और वो ये आशा कर रहा था एक दिन ये बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से फलेगा फूलेगा। When the cherry tree started blossoming, यानी कि जब उस पर फूल आने लग गए उस चेरी ट्री पे,
राकेश ऑलमोस्ट बिलीव इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल, तो उसको लगा कि ये तो कोई जादू ही हो गया। ही बिकेम वेरी इमोशनल टचिंग स्मूथ बार्क ऑफ द चेरी ट्री एंड रियलाइज्ड हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद जस्ट अ सीड। और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, और वो जो उसकी स्मूथ बार्क होती है ना वो पेड़ की, तो चेरी ट्री की स्मूथ बार्क को वो छूने लग गया, और उसने रियलाइज़ किया कि कैसे एक छोटे से बीज से इसकी शुरुआत हुई थी। द बिट बाय बिट ग्रोथ ऑफ चेरी ट्री मेड हिम फील पावरफुल। जैसे जैसे वो देख रहा था थोड़ा थोड़ा करके चेरी ट्री बढ़ रहा था, इससे उसको पावरफुल होता था, एक ताकत का एहसास हो रहा था कि मैंने छोटा सा बीज बोया था, उसकी केयर करी और देखो अब ये कितना बड़ा होता जा रहा है। एंड ब्रॉट हिम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ जॉय, और इससे उसको बहुत खुशी भी हो रही थी। ही थॉट गॉड माइट ऑल्सो फील दीज इमोशंस आफ्टर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। तो उसने ये सोचा कि जब परमेश्वर ने, भगवान ने जब ये दुनिया की रचना की होगी, सृष्टि की रचना की होगी, तो उसकी भी यही फीलिंग रही होगी। मतलब जैसे इसने एक छोटा सा बीज बोया, फिर वो बड़ा पेड़ बन गया, उस पर फूल आए, तो वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर ने भी तो कभी ना कभी सृष्टि को बनाया होगा, वर्ल्ड को बनाया होगा, तो उससे भी इतनी ही खुशी हुई होगी अपनी इस सृष्टि को, अपने इस वर्ल्ड को देख के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर। यानी कि इस स्टोरी में राइटर ने किस तरह से राकेश और उसके ग्रैंडफादर के बीच जो रिलेशनशिप है, जो उनका रिश्ता है, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, राकेश हैड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद हिज ग्रैंडफादर। यानी कि राकेश का बहुत ही क्लोज बॉन्ड था अपने ग्रैंडफादर के साथ, बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था, वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ था उनसे। ही हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड हिज वैल्यूज़, और वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी वैल्यूज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। एज वी कैन सी इन दिस चैप्टर, जैसा कि हम इस चैप्टर में देख सकते हैं, ही वॉज ईगर टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ग्रैंडफादर, कि वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहता है। राकेश ऑलवेज कंसिडर्ड ग्रैंडफादर्स एडवाइजेज एंड फॉलोड दैम from planting the cherry seed to not losing hope when it eaten by a goat and swished by a scythe। इसको ना हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं ताकि हमें ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट समझ आ जाए। राकेश ऑलवेज कंसिडर्ड ग्रैंड फादर्स एडवाइजेज, यानी वो उनकी सलाह पर, उनकी एडवाइस पर हमेशा ध्यान देता था। एंड फॉलोड दैम, और उनकी एडवाइस को फॉलो भी करता था। फ्रॉम प्लांटिंग द चेरी सीड, जैसा कि हमने देखा था कि ग्रैंडफादर ने उसको सजेस्ट किया था कि जो चेरी सीड है इसको ज़मीन में गाड़ दो, तो उसने गाड़ दिया, ठीक है। टू नॉट लूजिंग होप, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। टू नॉट लूजिंग होप व्हेन इट ईटन बाय अ गोट एंड स्विच्ड बाय अ साइथ। अब एक बार उसके चेरी ट्री को गोट खा गई थी, और एक बार उसको एक महिला ने उसको काट भी दिया था। तब ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम अपनी आशा मत खो, ये जो चेरी ट्री है काफ़ी टफ होते हैं, तुम चिंता मत करो। तब भी उसको बहुत हौसला मिला था, बहुत हिम्मत मिली थी। तुमने देखा कि कैसे चेरी सीड को ज़मीन में डालना उसने दादाजी के कहने पे किया, और जब भी वो निराश होता था दादाजी उसको हिम्मत भी देते थे, फिर उसमें हिम्मत आ जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर बेस्ड ऑन द स्टोरी। यानी इस स्टोरी के आधार पर, इस स्टोरी के बेसिस पर हमें ये बताना है कि ह्यूमंस और नेचर में क्या कनेक्शन होता है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है, दिस चैप्टर अनफोर्ड्स दैट, यानी ये चैप्टर हमें बताता है दैट ह्यूमंस एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड, कि ह्यूमंस और नेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एज बोथ नर्चर ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। जो इंसान है वो नेचर की अगर भलाई के लिए काम करता है, तो नेचर भी उसके रिटर्न में उसके लिए भलाई ही करती है, ठीक है। व्हेन वी केयर अबाउट नेचर, जब हम नेचर की केयर करते हैं, लाइक राकेश डिड इट, जैसा कि राकेश ने किया, गिव्स अस पीस, तो नेचर क्या करती है, नेचर हमें पीस देती है, ब्यूटी एंड इमेंस जॉय इन रिटर्न। यानी जब हम नेचर की केयर करते हैं तो उसके रिटर्न में नेचर हमें पीस देती है, शांति देती है, ब्यूटी देती है, और बहुत सारी खुशियाँ देती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेचर ग्रोज विद लव एंड ऑफर्स अस कामनेस। नेचर ग्रोज विद लव, प्यार, नेचर जो है वो प्यार के साथ, प्रेम के साथ ग्रो होती है। एंड ऑफर्स अस कामनेस, और हमें शांति देती है। एंड मेक्स अस फील इमोशनली कनेक्टेड विद इट, और वो हमें ऐसे फील कराती है कि हम इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। इमेजिन राकेश रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ सीड बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फुल ग्रोन चेरी ट्री। यानी कि कल्पना कीजिए कि राकेश अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि उसने एक सीड को किस तरीके से एक फुल ग्रोन चेरी ट्री में कन्वर्ट होते हुए देखा, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा।
राइट हाउ ही मस्ट हैव फेल्ट, हमें बताना है कि उसने कैसा फील किया होगा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, राकेश मस्ट हैव फेल्ट वेरी इमोशनल, वो बहुत ही इमोशनल हुआ होगा, हैप्पी भी हुआ होगा एंड प्राउड भी फील किया होगा। विटनेसिंग अ टाइनी सीड थ्राइव इनटू अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग चेरी ट्री मेड हिम फील एस्टोनिश्ड, यानी कि एक छोटे से सीड को उसने एक बड़े ट्री में बदलते हुए फलते फूलते हुए देखा, तो इससे बहुत ही हैरान हुआ होगा, बहुत ही मतलब एक एस्टोनिशमेंट उसमें आया होगा कि क्या चमत्कार है, क्या जादू हो गया ये, कि एक छोटा सा सीड था जो अब इतना फल फूल गया, इतना बड़ा हो गया है। अब आगे देखते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये एक बहुत ही अमेजिंग शानदार एक्सपीरियंस था उसके लिए। विच फिल्ड हिम विद लव जॉय एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव फॉर हिम, यानी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था उसके लिए, जिसने उसे, और इस एक्सपीरियंस ने उसे प्यार से भर दिया, खुशी से भर दिया, और नेचर के प्रति सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर दिया, और लव फॉर नेचर यानी कि नेचर के प्रति प्रेम से भर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे लेट अस लर्न, जो कि पेज नंबर 166, 167, 168 और 169 पे दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ईच वर्ड लिस्ट हैज़ वन वर्ड दैट डज नॉट मैच विद द अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन सभी पार्ट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कोई एक वर्ड ऐसा है जो बाकी तीनों के साथ मैच नहीं करता। 3 वर्ड्स का तो लगभग सेम मतलब निकलेगा, एक वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। आइडेंटिफाई द ओड वर्ड, उस ओड वर्ड को हमें देखना है जो सबसे डिफरेंट है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल हमें करके भी दिखाया गया है। जैसा पहला पार्ट देखिए, चॉप, ट्रिम, स्लाइस, मिन्स। अब यहाँ पर देखिए चॉप, स्लाइस और मिन्स जो होते हैं आर वर्ड्स यूज फॉर कटिंग विद अ नाइफ, इन तीनों का मतलब है चाकू से काटना। वेयर एस जब हम कहते हैं ट्रिम, ट्रिम इज़ टू कट अ पार्ट विद अ पेयर ऑफ सीजर, ट्रिम का मतलब होता है कि सीजर से किसी चीज़ को जब आप काटते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है वो क्या है, ट्रिम। अब ऐसे ही अगला सेकंड देखते हैं, प्रोडेड, गैलोप्ड, स्क्रैम्बल्ड, टर्स्ट। अब इसमें 3 एक जैसे और एक अलग है। प्रोडेड, गैलोप्ड और टर्स्ट, इनका क्या मतलब है, ऑल डिस्क्राइब सम काइंड ऑफ स्लो वॉक और मूवमेंट। इन तीनों का मतलब है किसी तरीके की स्लो वॉक या मूवमेंट को शो करते हैं। वाइल स्क्रैम्बल्ड रेफर्स टू हरीड और क्विक मूवमेंट, जबकि जो स्क्रैम्बल्ड वर्ड है ना, ये एक क्विक मूवमेंट को या जल्दी से किसी काम करने को इसको शो करता है। तो यहाँ पर जो ओड वर्ड है जो बाकी तीनों से अलग है वो है स्क्रैम्बल्ड। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट, टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट एंड स्मूथ। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। टेंडर, डेलिकेट और सॉफ्ट ये तो एक जैसे हैं, रेफर टू क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद सेंसिटिविटी। ये तीनों क्या करते हैं, ये सेंसिटिविटी से जुड़ी हुई क्वालिटीज़ को शो करते हैं। जबकि जो स्मूथ शब्द है ना, ये स्मूथ वर्ड, ये किसी चीज़ के टेक्सचर को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप एक ग्लास ले लीजिए, कांच का ग्लास। अब कांच का ग्लास ऐसा तो नहीं है कि वो टच करने से ही एकदम टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो स्मूथ होता है। तो ध्यान से देखिए, कांच का ग्लास जैसे हमने लिया, ठीक है, तो वो स्मूथ होता है, लेकिन वो इतना टेंडर, इतना डेलिकेट या इतना सॉफ्ट नहीं होता कि टच करने से टूट जाए। यानी कि स्मूथ एक अलग क्वालिटी दिखा रहा है और टेंडर, डेलिकेट और सॉफ्ट एक अलग क्वालिटी दिखा रहे हैं। तो टेंडर, डेलिकेट और सॉफ्ट इनका तो एक ही मतलब हो गया, जबकि स्मूथ अलग मतलब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, स्टेयर्ड, पियर्ड, पैक्ड और गेज्ड। अब ध्यान से देखिए, स्टेयर्ड, पेयर्ड और गेज्ड इनका मतलब क्या है, डिस्क्राइब एन इंटेंट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब आप जब किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं, ऐसे कहते हैं घूर रहे हैं, देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। वाइल पैक्ट रेफर्स अ क्विक बाइट और एक्शन ऑफ वर्ड। अब जो पैक्ट की जब हम बात करते हैं, तो पैक्ट का मतलब होता है चोंच मारना या एक्शन ऑफ बर्ड, या बर्ड का कोई एक्शन होता है या बर्ड जब चोंच मारते हैं तो उसको पैक्ट कहते हैं। तो स्टेयर्ड, पियर्ड और गेज्ड का मतलब हो गया किसी चीज़ की तरफ लगातार देखते रहना, और जो पैक्ट का मतलब देखा वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए ये पैक्ट जो है वो अलग है। अब आगे देखिए फिफ्थ वाला, ग्रोइंग, ब्लूसमिंग, प्रोग्रेसिंग, प्लांटिंग। अब इसमें देखिए ग्रोइंग, ब्लूसमिंग एंड प्रोग्रेसिंग इन सब का तो एक ही मतलब है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समथिंग ओवर टाइम। यानी कि जब हम कहते हैं ग्रोइंग, ब्लूसमिंग या प्रोग्रेसिंग, इसका मतलब है कि समय के साथ साथ किसी चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। जबकि प्लांटिंग जब हम कहते हैं ना, इज़ एन इनिशियल एक्शन दैट लीड्स टू ग्रोथ। तो सबसे पहले प्लांटिंग की जाती है, उसके बाद ही फिर ग्रोथ, ब्लूसमिंग या फिर प्रोग्रेसिंग होती है। तो प्लांटिंग इनमें सबसे अलग है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। चूज द मोस्ट सुटेबल टेस्ट वर्ड्स
गिवन इन द बॉक्स बिलो एंड राइट अगेंस्ट द फूड आइटम्स दैट फॉलो। यहाँ पर हमें कुछ ये फूड आइटम्स दिए गए हैं, इनका टेस्ट क्या होता है वो यहाँ से हमें सही मतलब फूड आइटम के सामने उसका जो सही टेस्ट है वो मेंशन करना है, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है टेमरिंड। टेमरिंड हो गई आपकी इमली, इसका जो टेस्ट होता है वो होता है टेंगी यानी कि तीखा, तो यहाँ टेमरिंड के आगे हम लिखेंगे टेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें दिया गया है फूड आइटम वो है जैगरी यानी कि गुड़। अब गुड़ कैसा होता है? स्वीट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वीट, तो जैगरी के आगे हमने लिखा स्वीट। अब उसके बाद है नीम लीव्स, ये जो नीम की पत्तियाँ होती है ये कैसी होती है? कड़वी होती है यानी कि बिटर, तो नीम लीव्स के आगे हम लिखेंगे बिटर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है पनीर जिसको कॉटेज चीज़ भी कहते हैं, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? ब्लैंड यानी कि टेस्टलेस। तो यहाँ जगह कम थी तो एरो बना के मैंने ऊपर लिख दिया कि जो पनीर होता है इसका टेस्ट ब्लैंड यानी कि टेस्टलेस होता है। इसके बाद अगला फूड आइटम है लेमन। लेमन कैसा होता है? खट्टा यानी कि सोर, तो लेमन के आगे हम क्या लिखेंगे? खट्टा यानी कि सोर। इसके बाद अगला फूड आइटम है पिकल। पिकल कैसा होता है? स्पाइसी, तो पिकल के आगे आप क्या लिखेंगे? स्पाइसी। अब इसके बाद नेक्स्ट है अ डिश ऑफ वेजिटेबल, यानी कि कोई सब्जी जब आप बनाते हैं तो वो कैसी होती है? सॉल्टी, उसमें नमक होता है ना, तो इसके आगे यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्टी। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, नाउ यूज एनी 5 टेस्ट वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। यहाँ पर जो हमने ये टेस्ट वर्ड्स देखे जैसे टेंगी, स्वीट, बिटर, ब्लैंड, सोर, स्पाइसी, सॉल्टी, इनमें से किन्हीं 5 टेस्ट वर्ड्स का यूज़ करके हमें अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने ये 5 सेंटेंस आपको बनाकर दिखाए हैं। पहला, कैंडी टेस्ट स्वीट, यानी कि जो कैंडी है उसका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, तो यहाँ पर हमने स्वीट का यूज़ किया। द लेमन इज़ वेरी सोर, जो लेमन है वो बहुत ही खट्टा है, ये हो गया सेकंड। थर्ड देखते हैं, माई मदर हैज़ मेड मैंगो जैगरी पिकल, मेरी मदर ने मैंगो जैगरी पिकल बनाया है, विच टेस्ट टेंगी, जिसका टेस्ट तीखा है, टेंगी है। फोर्थ देखते हैं, द मेडिसिन इज़ बिटर, जो दवाई है वो कड़वी है। अब आगे देखते हैं, द झोल वी हैड लास्ट नाइट वॉज टू स्पाइसी, ये एक डिश होती है जो उसके बारे में कहा गया कि जो लास्ट नाइट हमने झोल खाया था वो बहुत ही स्पाइसी था, मसालेदार था। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द टेक्सचुअल वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इसी चैप्टर से लेकर ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, और इनके एंटोनिम्स यानी इनके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स क्या हो गए? अपोजिट वर्ड्स हमें लिखने हैं कि टेंडर का अपोजिट क्या होता है, स्टर्डी का अपोजिट क्या होता है, नैरो का अपोजिट क्या होता है, ये हमें बताना है। और इनके अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर इस टेबल में हमें दिए गए हैं। तो अब इसको ध्यान से देखिए, पहला क्या है? टेंडर। टेंडर मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट या नाजुक, तो इसका अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर देखिए दिया गया ना हार्ड, तो टेंडर का अपोजिट हो गया हार्ड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है स्टर्डी। स्टर्डी होता है मजबूत, स्थिर, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? इसका अपोजिट होगा शेकी, जो कि मजबूत नहीं होता, जो कि स्थिर नहीं होता, शेकी। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है नैरो। नैरो मतलब पतला, तो उसका अपोजिट क्या होगा? वाइड, यानी कि चौड़ा, तो यहाँ पर आप इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट लिखेंगे वाइड। इसके बाद नेक्स्ट है वार्मथ। वार्मथ का अपोजिट क्या होगा? कोल्डनेस, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कोल्डनेस। इसके बाद है फीस्टिंग। फीस्टिंग में क्या मतलब होता है? जब आप किसी भोज में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा फास्टिंग, जिसमें कि आप भूखे रहते हैं, FASTING, यहाँ पर आप लिखेंगे इसका अपोजिट फास्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी यानी कि चिड़चिड़ा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चीयरफुल। इसके बाद नेक्स्ट है शेल्टर। शेल्टर यानी कि जो जिसको आसरा मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनप्रोटेक्टेड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनप्रोटेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल, और स्पेशल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ऑर्डिनरी, तो स्पेशल होता है जैसे स्पेशल कोई खास, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्डिनरी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी कही गई थी, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ये फजिंग और ये ग्रोइंग, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस। अब यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी गई है इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर से लेकर आपको इन सभी लाइन्स को पढ़ना है। टोटल 3 लाइन्स दी गई हैं यहाँ पर, और उसमें जो वर्ब आपको नज़र आएगी ना, वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है और आपको उसका फॉर्म ऑफ टेंस भी बताना है कि वो कौन सा टेंस है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नीचे और दी गई है, उसको भी पहले देख लेते हैं, फिर हम ये तीनों लाइन्स पढ़ेंगे। द फॉर्म्स ऑफ टेंसेज इन द गिवन स्टेटमेंट्स आर। अब ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई है, इसमें जो फॉर्म ऑफ टेंसेज है वो ध्यान से समझिए, उसका हिंट दिया हुआ है कि सिंपल पास्ट टेंस है फर्स्ट और थर्ड लाइन में, यानी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मिलेगा सेकंड स्टेटमेंट में, यानी कि इसमें सेकंड में। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें दो चीज़ें आने वाली हैं। एक तो इसमें हमें बताया गया था कि सिंपल पास्ट टेंस भी है, और एक इसमें हमें बताया गया है कि थर्ड स्टेटमेंट में पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इन तीनों लाइंस को, इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बोट द चेरीज। अब यहाँ पर ये जो बोट है ना, ये बाय की सेकंड फॉर्म है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंपल पास्ट टेंस को। और हमें इनको अंडरलाइन करने के लिए कहा गया, यहाँ कहा गया था ना, देखिए अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स। तो हम बोट को यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, किसको, बोट को, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी किया है कि जो पहला स्टेटमेंट है उसमें हमने लिखा है सिंपल पास्ट टेंस, और वो किसके द्वारा दिखाई दे रहा है हमें, इस शब्द बोट के द्वारा, जो कि बाय की सेकंड फॉर्म है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, ठीक है। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस। अब यहाँ पर देखिए वॉज लुकिंग आया, ये वॉज लुकिंग पता है किसको दिखा रहा है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हमने क्या लिखा, वॉज लुकिंग, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हम अंडरलाइन अलग से कर देते हैं, ये इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट में आपको दो टेंसेज मिलेंगे, कैसे अभी देखते हैं। एक तो यहाँ पर दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट टेंस मिलेगा, और एक थर्ड स्टेटमेंट में पास्ट परफेक्ट टेंस भी मिलेगा। देखिए राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड। अब ये जो गेज्ड है ना, गेज्ड हो गई गेज की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। एक तो हमने गेज्ड को अंडरलाइन करना है, एट द ट्री एज तो इट हैड परफॉर्म्ड। अब जैसे ये इट हैड परफॉर्म्ड आया, हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मिरेकल, अब इसको ध्यान से देखिए, सेंटेंस हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसमें हमें एक तो गेज्ड मिला जो कि सिंपल पास्ट टेंस को दिखाता है, और एक मिला हैड परफॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेटमेंट के लिए हमने दो चीज़ें लिखी, सिंपल पास्ट टेंस वो पता चला गेज्ड के द्वारा, और पास्ट परफेक्ट टेंस हमें पता चला हैड परफॉर्म्ड के द्वारा। अब ये इतना पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी कुछ कहा गया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें ये ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है, और हर ब्लैंक स्पेस के साथ आपको ये वर्ब दी गई है, और आपको सही तरीके से इन टेंसेस को यूज़ करना है, इन वर्ब्स को यूज़ करना है, या तो सिंपल पास्ट की तरह, या पास्ट प्रोग्रेसिव की तरह, या जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल ये वाला हमें करके भी दिखाया गया। अब इसको हम देखते हैं। देखिए आई वॉज सिटिंग, अब सिट के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई वॉज सिटिंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था या बैठी हुई थी। इन द गार्डन, गार्डन में। शेयरिंग द वंडरफुल मेमोरीज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और उनके साथ मैं अपने चाइल्डहुड के, अपने बचपन की बढ़िया बढ़िया मेमोरीज, शानदार मेमोरीज शेयर कर रही थी। अब इसके आगे का मैंने फिल कर दिया है, इसको मैं अब आपको समझाता जाऊंगा। अब यहाँ क्या है, एज वी डैश टॉक, तो यहाँ मैंने इसको यूज़ किया है पास्ट प्रोग्रेसिव की तरह। एज वी वर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे। आई रियलाइज्ड, अब यहाँ पर डैश था ना, तो मैंने रियलाइज को यूज़ किया सेकंड फॉर्म के साथ, मतलब रियलाइज की सेकंड फॉर्म यूज़ करी, और रियलाइज की सेकंड फॉर्म होती है रियलाइज्ड। अब इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया, यानी जब हम बातें कर रहे थे तब मैंने रियलाइज़ किया हाउ मच विजडम दे डैश इम्पार्ट टू मी ओवर द ईयर्स, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतने सालों में उन्होंने कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान मुझे दिया। तो उसके लिए इम्पार्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई इम्पार्टेड, यानी कि जैसे कुछ आपको दिया गया तो इन्होंने क्या दिया, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान दिया मुझे, तो उसके लिए इम्पार्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, तो सिंपल पास्ट की तरह यूज़ हुआ।
यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ये टेंसेज हैं, तो इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सेंस समझनी पड़ती है। अब यहाँ पर इतना डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे, वाइल आई डैश लिसन टू देयर स्टोरीज फॉर आवर्स टुगेदर। अब यहाँ पर ये जो 4 आवर्स आया ना, इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पर देखिए, अगर सिंस आ जाए या फॉर आ जाए तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो लिसन को जब हम पास्ट परफेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, यहाँ स्पेस कम था तो मैंने यहाँ लिखा है हैड बीन लिसनिंग। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हैड बीन लिसनिंग यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं उनको काफ़ी देर से, कई घंटों से मैं उनकी स्टोरीज़ को जब सुन रही थी या सुन रहा था। उसके बाद टुगेदर आई रिमेंबर, अब डैश के बाद रिमेंबर को यूज़ किया रिमेंबर्ड की तरह, सेकंड फॉर्म। तो ये सिंपल पास्ट हुआ, यानी जब काफ़ी देर हो गई मैं उनकी स्टोरीज़ को सुन रहा था। आई रिमेंबर द टाइम्स, तब मुझे वो टाइम याद आया। वे डैश, अब ये स्पेंड को मैंने यूज़ किया सेकंड फॉर्म को, कि सिंपल पास्ट की तरह, कि जो फिर मुझे वो टाइम याद आया जो हमने साथ बिताया था टुगेदर प्लांटिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स को प्लांट करते समय, बोते समय कह सकते हैं, लगाते समय कह सकते हैं। एंड लर्निंग अबाउट लाइफ, और मैंने जो टाइम उनके साथ बिताया था जीवन के बारे में जानने के लिए। बाय द टाइम आई लेफ्ट द सन, आई लेफ्ट बाय द टाइम आई लेफ्ट, मतलब जब मैं वहाँ से जाने लगा या उठने लगा, द सन हैड सेट, तब तक जो सूरज था वो डूब चुका था। तो ये क्या यूज़ हुआ, देखिए हेड आ गई तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, याद रखिएगा। हेड के साथ ये सेट की तो सारी फॉर्म सेट ही होती है, तो ये हेड आ गया तो इसका मतलब सेट की थर्ड फॉर्म लगी सेट, तो ये आपका लगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यानी कि सूरज डूब चुका था, एंड आई, और फील की जगह मैंने यहाँ पे यूज़ किया फेल्ट, जो कि फील की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द बॉन्ड, वे नर्चर की जगह यूज़ किया वी वर नर्चरिंग, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं इसको भी हिंदी में भी एक साथ समझाऊंगा पढ़ के, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अभी। थ्रू लव केयर एंड काउंटलेस मेमोरीज, यानी कि जब काफ़ी देर हो गई तो एक तो फिर देख, जबकि सूरज भी डूब चुका था, तब मैंने महसूस किया अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि मेरे अंदर एक सम्मान का भाव आया फॉर द बॉन्ड, उस बॉन्ड के लिए, उस रिश्ते के लिए जो हमारे बीच में है। वी वर नर्चरिंग, जो कि जिसका हम पोषण कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बच्चे की भी बात हो रही है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात हो रही है कि इनका रिश्ता नर्चर कैसे हो रहा है, उसे पोषण कैसे मिल रहा है, थ्रू लव, प्यार के द्वारा, केयर के द्वारा, और बहुत सारी मेमोरीज़ के द्वारा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, स्टडी द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर इसी स्टोरी से लेकर कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, और इन सेंटेंसेस में जो ये पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं उनको हमें ध्यान से देखना है, उनको स्टडी करना है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जैसे कॉमा हो गया, या इसके अलावा ये कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन सबको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। ये पहला सेंटेंस देखिए, है, उसके बाद देखिए कॉमा आया ना, नॉट देयर, फिर कॉमा आया, और उसके अलावा ये कोटेशन मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे और ये ऐसे, एक ये इधर और एक ये इधर। ये इसमें डायरेक्ट कोई जो बात कही जाती है ना, डायरेक्ट जो कही गई है, उसको इस कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, ठीक है। हे नॉट देयर सेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, फिर कोमा आ गया, फिर ये कोटेशन मार्क आया, आई हैव। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, आई, फिर ये आपका कोमा आ गया ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ जो कोमा होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। जैसे ये आई लिखा, एपोस्ट्रोफी वी, इसका मतलब होता है आई हैव, आई हैव। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, मैंने वहाँ पर मस्टर्ड उगाया है, फुल स्टॉप। प्लांट इन दैट शेडी कॉर्नर, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। अब वो दादाजी ने क्या कहा था राकेश को, कि जो तुम्हारा ये जो ये चेरी सीड है, इसको वहाँ पर उस शेडी कॉर्नर में लगाओ, गार्डन के उस जगह पे जहाँ पर छाया है, और वहाँ पर कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी देखिए आपको कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये कोमा नज़र आया, उसके अलावा एपोस्ट्रोफे नज़र आया इधर, ठीक है। तो जब आप ये लिखते हैं ना वॉन्ट, इसका मतलब पता है क्या होता है, विल नॉट, विल नॉट को ऐसे लिखा जाता है, फिर यहाँ फुल स्टॉप, और उसके बाद ये जो कोटेशन मार्क है वो आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखिए, व्हेन ग्रैंडफादर सो व्हाट हैड हैपेंड, जब ग्रैंडफादर ने देखा कि क्या हुआ है, तो ये देखिए कोमा आ गया। ही वेंट आफ्टर द वुमेन एंड स्कोल्डेड हर, तो वो उस महिला के पीछे गए, उसको डांटा। उसके बाद ये सिंबल देख रहे हैं, ये हो गया सेमी कोलन, बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, और फिर फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट, शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, जो महिला थी उसने ट्री को अवॉइड नहीं किया, वो घास काट रही थी, उसने ट्री, चेरी ट्री भी काट दिया था, फिर ये कोलन आ गया।
ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं कॉलन है, ठीक है, कॉलन। वन स्वीप, एक ही बारी में, कोमा, एंड द चेरी ट्री वॉज कट इनटू टू, और यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। आप सोच रहे हो एक कॉलन का क्या यूज़ होता है, सेमी कॉलन का क्या यूज़ होता है, फुल स्टॉप का क्या यूज़ होता है, कोटेशन जो मार्क होते हैं उनका क्या यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस यहाँ पर हमें दिए गए हैं, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, आपको सब कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। पहले पंक्चुएशन की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। पंक्चुएशन रेफर्स टू द सिंबल्स, ये सिंबल्स होते हैं यूज्ड इन राइटिंग, जो राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं टू क्लैरिफाई मीनिंग। इससे क्या होता है, जो लिखा है ना उसका अर्थ, उसका मीनिंग समझ में आता है। एंड सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर कंपोनेंट्स, तो इसमें सेंटेंसेस को कहाँ पे रोक ब्रेक करना है ये पता चलता है कि ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ये सब पता चलता है। प्रॉपर पंक्चुएशन इंश्योर्स द क्लैरिटी एंड फ्लो ऑफ अ टेक्स्ट, जो प्रॉपर जो पंक्चुएशन होती है ना उससे किसी भी टेक्स्ट की, किसी स्टोरी की, कुछ भी जो लिखा हुआ उसकी क्लैरिटी बिल्कुल हो जाती है, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाता है, और फ्लो ऑफ टेक्स्ट भी बन जाता है, एक फ्लो में चलता है सब कुछ। अगर पंक्चुएशन नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ का अर्थ क्या है और कौन सा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। गाइडिंग रीडर्स थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि जब पंक्चुएशन सही से लगी होती है तो जो पढ़ने वाला होता है ना उसको एग्जैक्टली स्ट्रक्चर समझ आ रहा होता है कि जो लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए सारे यूसेज हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के। हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये ऐसे लगाया जाता है ना, एंड्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पता चलता है कि एक सेंटेंस खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल शी वेंट टू द स्टोर, फिर फुल स्टॉप आ गया कि वो एक स्टोर पे गई, इसका मतलब फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आता है कॉमा, पहले फुल स्टॉप था अब कॉमा। सेपरेट्स कंपोनेंट्स इन अ लिस्ट, यानी कि एक ही सेंटेंस में आप अलग अलग कंपोनेंट्स को जब सेपरेट करते हैं तो उसमें हम कॉमा यूज़ करते हैं, या इसमें आप कह सकते हैं कि सेपरेट कंपोनेंट्स इन अ लिस्ट, एक लिस्ट के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, क्लोजेस को सेपरेट करते हैं, या फ्रेजेस को सेपरेट करते हैं, वो भी एक ही सेंटेंस में। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वी बॉट एप्पल्स, एप्पल्स के बाद कॉमा, फिर ऑरेंजेस, फिर बनानास। अब यहाँ पर आप सेपरेट समझ पा रहे हैं ना हर चीज़ को एक ही सेंटेंस में। तो फुल स्टॉप तो दो सेंटेंसेस के बीच में एक गैप दिखाता है, लेकिन जो कोमा होता है वो एक ही सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पार्ट्स आ रहे हैं उनको दिखाता है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क होता है, एंड्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे पता चलता है कि एक सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क मतलब आ गया, क्वेश्चन तो पूछा ही गया है लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट भी हो गया। फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो ऐसा होता है, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसाइज, मतलब इसमें आप कोई अपना एक्सप्रेशन शो करते हो, जैसे कहते हैं वॉच आउट, ध्यान रखो, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया ना, वॉच आउट, ध्यान रखो, तो आपने कोई अपनी फीलिंग, कोई इमोशन शेयर किया। अब इसके बाद क्या बताया गया, कॉलन, ये होता है आपका कॉलन, इस तरीके से ये डॉट और नीचे डॉट, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, इसमें आप लिस्ट दिखा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन और एलेबोरेशन, या इसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैड वन गोल, उसका एक ही गोल है, विन द रेस, कॉलन आया ना बीच में और फिर विन द रेस, यानी एक्सप्लेन कर दिया आपने। फिर आता है सेमी कॉलन, जो इस तरीके से होता है, ऊपर तो डॉट होता है, नीचे कोमा सा होता है। कनेक्ट्स क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस और सेपरेट कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम्स, यानी कि जो ये सेमी कॉलन होता है ये क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, एक मिनट इसको दोबारा करते हैं, क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस, इनको कनेक्ट करता है या फिर सेपरेट करता है कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम्स को। जैसे कि शी लाइक्स रीडिंग, फिर ये आपका सेमी कॉलन आया, ही प्रेफर्स राइटिंग, तो आपने क्या किया, सेपरेट किया ना यहाँ पे कि वह पढ़ना पसंद करती है जबकि कोई लड़का है जो कि राइटिंग पसंद करता है। फिर एपोस्ट्रोफे आ गया जो कि इस तरीके से है। इन कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें आप इस तरीके से लिखते हैं, ही के साथ एपोस्ट्रोफे मार्क आ गया, फिर ऐसे, इसका मतलब होता है ही इज़। दे के साथ एपोस्ट्रोफे, फिर ये डबल है, इसका मतलब होता है दे विल। आई के साथ एपोस्ट्रोफे, फिर एम, आई एम। इसके अलावा एपोस्ट्रोफे का एक और यूज़ है, टू शो पोजेशन, जब कोई चीज़ किसी के पास होती है। जगन्स बुक, एपोस्ट्रोफे और फिर ऐसा है ना, जगन की किताब। द गर्ल्स टॉयज़, लड़कियों के टॉयज़। फिर एक और भी यूज़ है, इफ़ द नाउन एंड्स इन एस, अगर आपका नाउन एस में ही एंड हो रहा है, जैसे जगन था तो जगन, उसके साथ एपोस्ट्रोफे मार्क लगाया और उसके बाद आपने एस लिख दिया। लेकिन अगर किसी के एंड में ही एस आ रहा है तब आप क्या करेंगे, जैसे कि मानस, किसी का नाम है मानस, तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफे मार्क आ जाएगा, फिर अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ़ द नाउन एंड इन एस एड ओनली द एपोस्ट्रोफे, जैसे मानस कार, तो मानस एपोस्ट्रोफे कार।
अब इसके बाद है कोटेशन मार्क, जो ऐसे दिया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, क्या लिखा जाता है इसमें, एनक्लोज डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। जब कोई किसी बात को कहता है तो वो बात जैसे कही गई वैसे की वैसे इसमें कह दी जाती है। जैसे कि शी सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, कोटेशन मार्क में आ गया ना, उसने क्या कहा था, मैं खुश हूँ। उसके बाद डैश, अब ये थोड़ा छोटा डैश भी हो सकता है इस तरह से, बड़ा भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये काम क्या करता है, एड्स, एम्फेसाइज और सेपरेट रिलेटेड थॉट्स। यानी कि कोई बात जब जोर देकर कही जाती है वो भी होता है, और जो रिलेटेड थॉट्स होते हैं, एक जैसे थॉट्स कह सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए थॉट्स, उनको ये सेपरेट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लेट अगेन, वो फिर से लेट हो गया। तो यहाँ पर बीच में आपको ये डैश नज़र आया ना, ही वॉज लेट अगेन। अब इसके बाद है कैपिटलाइजेशन रूल्स, यानी कि जब हम फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कब हम कैपिटल में लिखते हैं। नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, जैसे प्रिया में पी कैपिटल, इंडिया में आई कैपिटल। डेज, मंथ्स, फेस्टिवल, इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। मंडे का एम, दिसंबर का डी, दिवाली का डी। टाइटल्स विद नेम, जैसे डॉक्टर में डी कैपिटल और स्नेहा का ये नाम हो गया ना, तो एस बी कैपिटल। मिस्टर का एम कैपिटल, पटेल का पी कैपिटल। डेटेज एंड हॉलीडे बुक्स, जैसे कि गॉड का जी, कुरान का क्यू, भगवत गीता का बी, ये कैपिटल में आया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे कि आई, तो ये कैपिटल में आता है। एडजेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर नाउंस, जो जैसे कि प्रॉपर नाउंस, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउंस होते हैं, जैसे इंडियन तो आई कैपिटल, अमेरिकन ए कैपिटल। जियोग्राफिकल फीचर्स, जैसे जियोग्राफिकल फीचर्स, जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, रेसेस होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, इन सब के भी फर्स्ट लेटर यही होता है कैपिटल। हिमालयस का एच आ गया, हिंदूस का एच कैपिटल, फ्रेंच का एफ कैपिटल। टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल, पोएम्स के टाइटल, प्लेस के टाइटल, जैसे मार्गोरी डेज का एम कैपिटल, द रोड नॉट टेकन का टी कैपिटल। यहाँ पर एक्चुअली आपको सब जगह हर वर्ड कैपिटल में मिलेगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में मिलेगा। मारगोडी का एम और ये डी भी, द, फिर आर, फिर एन, फिर टे, हर टी, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है। फिर गुड हेवेंस, इसका जी कैपिटल और एच कैपिटल। तो आप चाहे बुक्स के टाइटल लिखे, पोएम के टाइटल लिखे, प्लेस के टाइटल लिखे, जितने भी वर्ड उनमें आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल में ही होगा। अब इसके बाद क्या कहा गया देखिए, नाउ पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली। अब ये जो पैराग्राफ हमें दिया गया है इसको हमें अप्रोप्रिएटली पंक्चुएट करना है, यानी इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, प्लस हमें इसमें कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर आएंगे वो भी ध्यान रखना है। अब ये जो हमें दिया गया है पैराग्राफ, इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स सही से लिखने हैं और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जितना भी, ये मैंने पूरा करके दिखा दिया आपको, ये कंप्लीट आंसर है आपका। आपको बस इसमें ये याद रखना है, ये जो रेड में आप देख रहे हो ना, ये सब पंक्चुएशन मार्क है। फिर चाहे वो कोमा है, चाहे कैपिटल लेटर है, कोटेशन मार्क है, ये सब जो भी रेड में, जैसे डैश है, जो भी रेड में आप देख रहे हो, ये आपका हमने पंक्चुएट कर दिया है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये। तो इसमें मैं आपको सारा ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि सारी डिटेल ऊपर मैंने आपको समझा दी है। आप इसमें जितने भी रेड है उन पर ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं। या जो कैपिटल लेटर है उनको भी मैंने रेड कर दिया है। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपका ये पूरा जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।